हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग नए हैं इस वीडियो में, अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बंडूरा ने। किसने? बंडूरा ने किया था। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम का और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और चौथा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अब यहाँ पे बताना क्या है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये ऑप्शन क्या बिल्कुल ही गलत दिया। जबकि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे डेटिंग करना जो है बालक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है। तो जब बच्चे क्या है एक साथ खेल खेलते हैं तो उनमें से किस प्रकार की प्रक्रिया का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकता एवं सहयोग की भावना का। एकता एवं सहयोग की भावना का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो ये क्वालिटी जो बच्चों में होती है ये आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है। नए विचारों को समावेश हो जाने को कहा है जीन पियाजे ने सात्मीकरण या फिर आत्मसातकरण। 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 तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, तो बिल्कुल सही है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है यही ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये विशेषता नहीं पूछा गया। देखो केवल जो है ये निगेटिव वर्ड वैसे भी होता है, तो केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना ये क्या बिल्कुल ही गलत है। और बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो बच्चों में पहले विकास होता है सांवेदिक रूप में, फिर मूर्त रूप में, फिर अमूर्त रूप में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है,
निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? अब ऑप्शन ए दिया गया इसमें से, व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त सभी कथनों में से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, तो ये मतलब ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, सभी जो ऑप्शन दिए गए इनमें सभी में से बुद्धि परीक्षण का पता चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो यहाँ जो कथन है, इस कथन के अनुसार जो पहला ऑप्शन दिया गया है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, तो ये वाला कथन बिल्कुल ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में कौन से कार्य करना चाहिए? अब ऑप्शन पहला दिया गया है, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। शिक्षार्थियों के बीच तुलना करना, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो यहाँ पे पूछा गया क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था गाल्टन ने। किसने? गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? सबसे बेहतर तरीका हो सकता है मूल्यांकन के लिए ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? इसका आंसर हो जाएगा शैशव अवस्था में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? अब पहला ऑप्शन दिया गया है, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। सेकंड ऑप्शन है, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो यही ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जबकि चौथा ऑप्शन है, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों को विकास में सहायता करना। तो ये जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही गलत दिया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ
कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कोई भी बच्चा अनुसूचित जाति का हो या फिर उच्च जाति का, शिक्षक को सब जो शिक्षक है उसको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। तो पूछा क्या गया है कि सबसे कम किन छात्रों को लाभ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उनको सबसे कम लाभ होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। प्राकृतिक दशा का सिद्धांत जो दिया गया था अधिगम का, ये दिया गया था कर्ट लेविन के द्वारा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्ट लेविन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है बच्चे को प्रेरित करना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है भाषा संप्रेषण में निपुणता। भाषा संप्रेषण में निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानसों पर किए गए प्रयोग का उल्लेखनीय है? तो वन मानसों पर प्रयोग किया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिरूप होता है। क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की विशेषता जो है, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। पढ़ने से संबंधित अक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया। और यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जॉन डेवी। कौन थे? जॉन डेवी।